नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं व्याकरण का विषय वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। बच्चों, आपको ग्रामर बहुत टफ लगता होगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से यह टॉपिक सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले कि हम वाक्य के भेद जानें, पहले वाक्य क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो हम सभी लोग एक सोशल लाइफ जीते हैं। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और इस समाज में या इस सोशल लाइफ में हम अपनी बात कहते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं और हमें हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भाषा या लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो भाषा जो है वह किससे बनी होती है? वाक्यों से बनी होती है। वाक्य मतलब सेंटेंस। वाक्य की परिभाषा होती है कि वाक्य पदों का सार्थक, सार्थक मतलब जिसका प्रॉपर अर्थ हो, कुछ भी उल्टा पुल्टा हम उसमें नहीं लिख सकते। इट शुड बी मीनिंगफुल। और व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब जो व्याकरण है या ग्रामर के रूल है उस हिसाब से वो प्रॉपर सेंटेंस में वर्ड्स आए, तो ऐसा व्यवस्थित समूह है। यहाँ पर पद, पद जब वाक्य में शब्द यूज होते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। तो इसलिए पद से आप कंफ्यूज मत होना, ये शब्द ही होते हैं, बस अंतर ये है कि ये किसी वाक्य में यूज होते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? पद। तो वाक्य क्या है? पदों का सार्थक और व्यवस्थित समूह है जो किसी पूर्ण विचार या भावना को व्यक्त करता है। मतलब सेंटेंस से जो विचार हम व्यक्त करना चाहते हैं, जो बात हम कहना चाहते हैं, वो पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। उदाहरण, वह खेल रहा है। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वह क्या कार्य कर रहा है। तो वाक्य जो है भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिससे बोलने वाले या लिखने वाले या जो हम पढ़ते हैं, तो जिसने वो लिखा है उसके मन के भाव को हम समझ पाते हैं। आइए देखते हैं वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के भेद हम दो आधार पर करते हैं, किसी ना किसी बेसिस पर हम डिवीज़न करते हैं। तो जो वाक्य का डिवीज़न होता है वो दो आधार पर होता है। एक होता है अर्थ के आधार पर, मीनिंग के आधार पर, कि आप जब उस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो आपको क्या मीनिंग आ रहा है उसमें समझ में। और दूसरा होता है रचना के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा इच्छावाचक, पांचवा संकेतवाचक, छठा निषेधवाचक, सातवां संदेहवाचक और आठवां विस्मयादिवाचक। ऐसे ही रचना के आधार पर, जो कंस्ट्रक्शन है सेंटेंस का, उसके आधार पर भी वाक्य तीन तरह के होते हैं। पहला होता है सरल या सिंपल सेंटेंस, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वह है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं उसमें पहला है विधानवाचक, जिसमें कि कोई स्टेटमेंट होता है, कोई इंफॉर्मेशन होती है या किसी बात की सूचना होती है। तो इससे हमें किसी जानकारी का, किसी बात का या सूचना का बोध होता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि मोहन एक अच्छा लड़का है, या मैंने आज खाना खाया, या हम कहते हैं सूरज पूर्व से निकलता है। तो ये सारे जो सेंटेंस हैं वो कोई बात बता रहे हैं, कोई सूचना दे रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन। तो फैक्ट्स होते हैं, इसमें जनरल सेंटेंसेस होते हैं और जो कि आते हैं विधानवाचक वाक्य में। दूसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें प्रश्न हो, जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछे वो कहलाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। अब इसकी पहचान कैसे होगी? यहाँ पर पहली बात तो क्वेश्चन मार्क होगा, प्रश्न का चिन्ह होगा, और दूसरा होता है इसमें कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द होंगे। जैसे कि राहुल कहाँ गया था, राहुल क्या कर रहा था, तुम आज क्या कर रहे हो, तुम आज क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर कहाँ, क्या, क्यों, ये सारे जो शब्द हैं वो प्रश्नवाचक शब्द हैं। और जब इन शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है तो वह वाक्य कहलाता है प्रश्नवाचक। तो आपको अगर इसमें कोई सा भी डाउट हो या आपके मन में कोई सेंटेंस आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मुझे पूरी आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। तीसरा है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक मतलब आज्ञा देना, ऑर्डर देना या फिर प्रार्थना या रिक्वेस्ट करना। तो जिन सेंटेंस में हमें ये समझ में आता है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है या फिर रिक्वेस्ट की जा रही है, वहाँ पर वह वाक्य कहलाता है आज्ञावाचक वाक्य। जैसे कि
चुप रहो, खड़े हो जाओ, कृपया बैठ जाइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो क्रिया होती है वो ओ, रहो, आओ, जाओ, खाओ, लाओ, इस तरह से क्रिया का जो है रूप है वो इस तरह से बदलता है। और दूसरा आप देखेंगे कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं रहता, जैसे कि चुप रहो, खड़े हो जाओ, इधर आओ, उधर जाओ। और कभी कभी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट मिलेगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें सब्जेक्ट या जो करता है वो आपको दिखाई नहीं देगा, सीधे क्रिया होगी, जैसे चुप रहो, खड़े हो जाओ। और रिक्वेस्ट होगी तो ये, जाइए, लाइए, खाइए, बोलिए, लिखिए, इस तरह के आपको क्रिया शब्द दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कृपया बैठ जाइए, कृपा करके मुझे पानी दीजिए, कृपया शांति बनाए रखिए। तो इन सभी सेंटेंस में आप देखेंगे कि लास्ट में ईए लगा हुआ है क्रिया शब्द में। इससे आप बड़ी आसानी से इन सेंटेंस को पहचान सकते हैं। तो आज्ञावाचक कौन से होते हैं बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चौथा प्रकार है इच्छावाचक। इच्छा मतलब विश, ख्वाहिश, आप क्या चाहते हैं, तो इच्छा, कामना या आकांक्षा इसमें बताई जाती है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे, तुम परीक्षा में सफल हो, या मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, या मैं आइसक्रीम खाना चाहती हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम अपनी इच्छा बता रहे हैं, या मैं कार खरीदना चाहती हूँ। तो यहाँ पर अंत में या तो हम चाहती हूँ लिखते हैं, या किसी और के लिए हम कामना करते हैं कि तुम परीक्षा में सफल हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, है ना। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो क्या कहलाएंगे, इच्छावाचक सेंटेंस, जो हमारी विश, हमारी इच्छा को दर्शाते हैं। पांचवा प्रकार है संकेतवाचक। संकेतवाचक जब किसी बात की तरफ संकेत दिया जाता है, या फिर आपको और अच्छे शब्दों में कहूँ तो एक जो क्रिया होती है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, डिपेंडेंट होती है, वह तभी पूरी होती है जब पहली वाली एक्शन कंप्लीट हो। जैसे कि तुम यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी बात मानूंगा। तो यहाँ पर बात मानने वाली बात जो है वो किस पर डिपेंड करती है, वह तभी बात मानेगा जब वो यहाँ आएगा। या फिर वह कब सफल हो सकता है, जब वो मेहनत करे। तो यहाँ पर सफल होना, ये जो क्रिया है वह मेहनत करने पर डिपेंड करती है। तो आप इन शब्दों को बड़ी आसानी से यदि और अगर के प्रयोग से पहचान सकते हो। और आप देखेंगे कि यहाँ पर दो दो क्रियाएं रहेंगी, इस टाइप के सेंटेंस में दो दो एक्शन वर्ड्स रहेंगे, और आप देखेंगे कि जो सेकंड एक्शन है वो फर्स्ट एक्शन पर डिपेंडेंट होगी। छठा है निषेधवाचक। निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य भी इसे कहते हैं, जिसमें कि किसी क्रिया के या किसी बात के न होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसे कि आज मैं जल्दी नहीं उठी थी, तो यहाँ पर उठने की क्रिया जल्दी नहीं हो पाई। या फिर रोहन परीक्षा में पास नहीं हुआ, तो पास होने की क्रिया यहाँ पर नहीं हो पाई है, तो यहाँ पर नहीं, ना, मत आदि शब्दों का प्रयोग होता है। सातवां है संदेहवाचक। संदेहवाचक मतलब जहाँ डाउट हो कि वह क्रिया होगी या नहीं, वहाँ पर होता है संदेहवाचक। जैसे कि वाक्य है शायद आज बारिश होगी, यहाँ पर हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं कि आज बारिश होगी, हम सोच रहे हैं या हमें लग रहा है कि आज बारिश होगी, पर यहाँ पर डाउट है। या फिर हम बोल रहे हैं कि वह बाजार गया होगा, हम श्योर नहीं है कि वो बाजार गया है, इसलिए हम उसके आगे क्या लगा रहे हैं, होगा। तो होगा ये जो क्रिया अगर वो लगी हुई होती है, या फिर शायद लगा है, या फिर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं संभवतः, या फिर हम कहें कि संभावना है, आज बारिश होने की संभावना है, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वहाँ पर संदेह रहता है ना। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि आज उसके आने की संभावना है, तो यह भी क्या कहलाएगा, संदेहवाचक वाक्य। या फिर आज बारिश हो सकती है, या सकती है भी हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम कहते हैं कि आज उसके आने की संभावना है, जैसे हम कहते हैं कि आज उसके आने की संभावना है, आज बारिश हो सकती है, वह बाजार गया होगा, या शायद आज बारिश होगी। तो इस तरह के वाक्यों में कंफर्म नहीं है कि वह क्रिया होगी या नहीं होगी, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, एक डाउट है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर क्या आएगा, संदेहवाचक वाक्य। और इसका आखिरी टाइप है विस्मयादिवाचक, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के भावों का प्रदर्शन होता है, जहाँ पर आपको विस्मयादिबोधक शब्द दिखाई दें और विस्मयादिबोधक चिन्ह हो, वहाँ पर बच्चों आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हो कि यह वाक्य विस्मयादिवाचक वाक्य। जैसे कि उफ, ढेर सारा काम है, वाह,
क्या स्वादिष्ट मिठाई बनी है। तो यहाँ पर उन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है और इस तरह के वाक्यों को कहते हैं विस्मयादिवाचक वाक्य। तो कई बार दो तरह के वाक्य भी एक सेंटेंस में हो सकते हैं, तो आप उसमें से किसी को भी लिखें तो भी वह गलत नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ वाक्य दे रही हूँ, आपको इन वाक्यों को पहचानना है और अपने उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप किन ग्रामर टॉपिक पर और वीडियो देखना चाहते हैं वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।